स्टारलाइट मुख्यालय। काव्या का ऑफिस। काव्या आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने वाली थी। उसने सोचा था कि रास्ते में आर्या के ऑफिस जाकर पार्टी का निमंत्रण ले लेगी। वो अपना कैबिन समेट ही रही थी कि बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया। उसने तुरंत हाथ का काम छोड़ दिया और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, बाहर से किसी ने पहले ही दरवाजा खोल दिया। कहाँ थी तुम बेटी? हम कब से तुम्हें फोन कर रहे थे। तुम्हारे फ्लैट के बाहर भी काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। पिता महेश वर्मा की गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई। काव्या उन्हें सामने देखकर हैरान रह गई। माँ, पापा, आप लोग यहाँ? माँ सुनीता वर्मा ने मुस्कुराते हुए अपने पति के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और उन्हें शांत करते हुए बोली, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो बस अपनी बेटी से मिलने आए थे। सोचा देख लें कि वो कैसी है। उसके लिए गांव से ताजी जैविक सब्जियां और अंडे भी लेकर आए हैं। या फिर अब तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगता? काव्या तुरंत उनकी तरफ बढ़ी और दोनों का हाथ पकड़ लिया। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो आपकी बहुत याद आती है। चलिए मैं अपना सामान ले लेती हूँ। आज मैं आप दोनों को बाहर डिनर करवाने ले चलती हूँ। महेश वर्मा के चेहरे का गुस्सा कुछ कम हो गया। पगली लड़की, तुम्हारी माँ तुम्हारी पसंद का खाना बनाने के लिए इतना सामान लेकर आई है। हमारे ऊपर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद तीनों ऑफिस से बाहर निकले। उन्होंने मेट्रो पकड़ी और लगभग आधे घंटे बाद काव्या के छोटे से फ्लैट पर पहुंच गए। काव्या का घर बहुत बड़ा नहीं था। एक बेडरूम, एक छोटा सा हॉल और एक बाथरूम। घर पहुंचते ही उसने पहले अपने माता पिता को आराम से तरोताजा होने दिया। उनके बाद ही वो खुद तैयार होने चली गई। उधर रसोई में सुनीता वर्मा काव्या का पसंदीदा खाना बनाने में जुट गई। महेश वर्मा भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मदद से ज्यादा गड़बड़ ही कर रहे थे। आखिरकार सुनीता वर्मा ने हंसते हुए उन्हें रसोई से बाहर निकाल दिया। बस बस, अब आप बाहर बैठिए। आपकी मदद से काम जल्दी नहीं, देर से होगा। महेश वर्मा झेपते हुए ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। इसी बीच काव्या अपने कमरे में थी कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज आर्या का था। तुम अभी तक निमंत्रण लेने क्यों नहीं आई? मैसेज पढ़ते ही काव्या का चेहरा बदल गया। हे भगवान, मैं तो पूरी तरह भूल ही गई। माँ पापा के अचानक आने की खुशी में वो पार्टी के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने जल्दी से जवाब टाइप किया, मुझे माफ करना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। मैं आज बस आराम करना चाहती हूँ। मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड बाद वो खुद ही पछताने लगी। मैंने झूठ क्यों बोला? सीधे सीधे सच भी तो बता सकती थी कि माँ पापा आए हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैसेज भेजा जा चुका था। तभी बाहर से माँ की आवाज आई, बेटा खाना तैयार है। काव्या अपने विचारों से बाहर आई और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अब जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके इस छोटे से झूठ का सच किसी को कभी पता नहीं चलेगा। वाह माँ, खाना तो कमाल का लग रहा है, लेकिन हम तो सिर्फ 3 लोग हैं। आपने इतना सारा खाना क्यों बना दिया? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता वर्मा, महेश वर्मा और काव्या तीनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ गए। माँ ने काव्या की पसंद की लगभग हर डिश बना दी थी। पूरा टेबल स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा हुआ था। कुछ ही पलों में तीनों ने खाना शुरू कर दिया। कभी हंसी मजाक, कभी पुरानी यादें और कभी एक दूसरे की बातें। पूरा घर खुशियों और अपनापन से भर गया था। उधर निंग परिवार की आलीशान हवेली। पार्टी काफी देर पहले ही शुरू हो चुकी थी। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता और प्रभावशाली लोग एक एक करके पहुंच रहे थे। हर कोई चौधरी परिवार से अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता था। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को
ये एक शानदार पारिवारिक समारोह लगता, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये सिर्फ एक जन्मदिन की पार्टी नहीं, बल्कि चौधरी परिवार की ताकत और रुतबे का प्रदर्शन था। हॉल के बीचों बीच सबसे खास टेबल पर पूरा चौधरी परिवार बैठा था। सौम्य और गरिमामयी दादी माँ, स्नेही माता पिता, हैंडसम आर्यन और खूबसूरत आर्या। उन्हें देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि इससे आदर्श परिवार शायद ही कोई होगा। हॉल के दूसरी तरफ एक टेबल पर रिया अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। तीनों की नजरें लगातार चौधरी परिवार पर टिकी थीं। वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि दादी माँ से अकेले में बात कर सके। रिया अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। पापा, अब चलिए ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, उसने बेचैनी से कहा। उसके पिता ने धीमे स्वर में समझाया, थोड़ा धैर्य रखो, दादी माँ अभी खाना खा रही हैं, हमें उन्हीं से सबसे पहले बात करनी है। लेकिन रिया की माँ से सब्र नहीं हुआ। उन्होंने बेटी को हल्का सा आगे धकेलते हुए कहा, जाओ पहले दादी माँ से मिलो, उनका आशीर्वाद लो और फिर उनसे कहो कि हमें कुछ जरूरी बात अकेले में करनी है। रिया के पिता ने बस एक गहरी सांस ली। उन्हें अच्छी तरह पता था कि एक दिन उनकी घमंडी पत्नी और जिद्दी बेटी उन्हें किसी बड़ी मुसीबत में जरूर डाल देंगी। रिया चेहरे पर मीठी मुस्कान सजाकर सीधे दादी माँ की ओर बढ़ी। दादी माँ, इतना कहते ही उसने उन्हें कसकर गले लगा लिया, मानो दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता हो। दादी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। रिया बेटा, कैसी हो? आजकल तो तुम मिलने भी नहीं आती। रिया ने मासूम बनते हुए होठ फुला लिए। दादी माँ, गलती हो गई, मैं अपने करियर में बहुत व्यस्त थी। मैं भी आपकी तरह सफल और सम्मानित बनना चाहती हूँ, इसलिए काम में लगी रही। अब मुझसे नाराज मत होइए। दादी माँ मुस्कुराई। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। उनकी बात सुनकर आर्यन के माता पिता भी मुस्कुराते हुए बातचीत में शामिल हो गए। आर्यन चुपचाप अपनी प्लेट में खाना खा रहा था। वो सिर्फ तभी जवाब देता जब कोई उससे सीधे कुछ पूछता। उसका मन इस पार्टी में बिल्कुल नहीं लग रहा था। जब से उसे पता चला था कि काव्या नहीं आएगी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तब से उसका मन बार बार उसी की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था कि इस समय पार्टी में बैठने के बजाय उसे काव्या के पास होना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर आर्या बिल्कुल शांत बैठी थी। कोई उससे बात तक नहीं कर रहा था। वो खुद को भीड़ में जितना हो सके उतना सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, ताकि एक बार फिर उसकी तुलना रिया से न की जाए। कुछ देर सामान्य बातचीत करने के बाद रिया ने धीरे से दादी माँ का हाथ थाम लिया। दादी माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात अकेले में करनी है। मेरे मम्मी पापा भी आप सबसे मिलना चाहते हैं, रिया ने मासूमियत से कहा। दादी माँ, आर्यन के पिता और माँ तीनों उसके अनुरोध को मना नहीं कर सके। दादी माँ ने तुरंत घर के मैनेजर को बुलाया। मेहमानों के लिए टी रूम तैयार करवा दीजिए, हम वहीं बैठकर आराम से बात करेंगे। मैनेजर ने सिर झुकाकर आदेश का पालन करने के लिए कदम बढ़ा दिए। करीब 10 मिनट बाद चौधरी परिवार और रिया का परिवार हवेली के एक निजी टी रूम में आमने सामने बैठा था। कमरे का माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे तूफान छिपा हुआ था। आरव के पिता ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। शेखावत जी, आखिर बात क्या है? आपने इतनी जरूरी मीटिंग क्यों बुलवाई? पिछले कई दिनों से वे शादी की सालगिरह की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की जानकारी ही नहीं थी। हालांकि दादी माँ सब कुछ देख चुकी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किसी से कुछ नहीं कहा। रिया के पिता गुस्से से कुर्सी से उठ खड़े हुए। क्या हुआ है ये पूछ रहे हैं आप? आपकी इस बेटी ने मेरी बेटी और मेरे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उन्होंने उंगली सीधी आर्या की तरफ तान दी। आर्या आराम से चाय की चुस्की ले रही थी, मानो सारी बातें उससे जुड़ी ही न हो। आरव के माता पिता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आर्या, ये सब क्या है?
तभी रिया की मां ने गुस्से में एक अखबार टेबल पर पटक दिया। उसकी पहली हेडलाइन रिया से जुड़ी वायरल खबर से भरी हुई थी। आपकी बेटी ने मेरी मासूम बेटी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाकर उसका करियर बर्बाद कर दिया। हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव की मां ने कठोर स्वर में पूछा, आर्या, क्या ये सच है? क्या तुमने रिया के खिलाफ झूठ फैलाया? आर्या ने बिना घबराए अपनी मां की आंखों में देखा। मां, मेरी परवरिश आपने की है। क्या आपको सच में लगता है कि आपने एक झूठी लड़की को पाला है? वो कुछ पल रुकी, फिर शांत स्वर में बोली, हाँ, खबर मैंने ही जारी करवाई थी। उसका जवाब सुनते ही कमरे में मौजूद लगभग सभी लोग स्तब्ध रह गए। इतनी साफ और बेखौफ स्वीकारोक्ति की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ दादी मां और आरव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। रिया के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उससे पहले ही रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्या, हम दोनों कभी बहुत करीब नहीं रहे, ये मैं मानती हूं। मुझे अपने करियर या लोगों की बातों की भी परवाह नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें इस बात की भी चिंता नहीं हुई कि लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे भाई की मंगेतर ने उसे धोखा दिया? रिया की टूटी हुई आवाज सुनकर आरव की मां का दिल पिघल गया। उन्हें रिया पर दया आने लगी। तभी कमरे में एक ठंडी और सख्त आवाज गूंजी, मंगेतर? अब तक चुप बैठा आरव पहली बार बोला। उसने सीधी नजर रिया पर टिकाई। मैंने तुम्हें कब प्रपोज किया था? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरव की आवाज और भी ठंडी हो गई। या फिर जिस सगाई की तुम बात कर रही हो, क्या वो सिर्फ तुम्हारे सपनों में हुई थी? रिया का चेहरा पल भर में उतर गया। उसकी मां ये अपमान सह नहीं सकी। गुस्से में वो तेजी से आर्या के पास पहुंची और बिना कुछ सोचे चटाक एक जोरदार थप्पड़ आर्या के गाल पर पड़ा। देख लिया अपनी हरकतों का नतीजा। क्या तुम तब तक चैन से नहीं बैठोगी जब तक हमारा पूरा परिवार बर्बाद नहीं हो जाता? रिया की मां चीख उठी। असल में वो थप्पड़ आर्या को ज्यादा दर्द नहीं दे पाया, लेकिन उसने उसी पल एक फैसला कर लिया। अगर अभी वो खुद को बेबस दिखाएगी तो दादी मां जरूर उसके पक्ष में खड़ी होंगी। अगले ही पल वो संतुलन खोने का अभिनय करते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सफेद ड्रेस फर्श पर घिस गई और पूरी तरह खराब हो गई। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुद आर्या भी मन ही मन हैरान थी कि वो इतनी अच्छी अदाकारी कर सकती है। यहां तक कि आरव भी उसके अभिनय को सच मान बैठा। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा, तेजी से आर्या के पास पहुंचा, उसे सहारा देकर उठाया और बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछने लगा। दोनों का ये नजारा देखकर कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। सच तो ये था कि दादी माँ सब कुछ पहले ही जान चुकी थी। उन्होंने वायरल खबर भी देख ली थी। लेकिन जब से आरव ने रिया से अपने रिश्ते से दूरी बना ली थी, तब से उन्हें उस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं रही। पर अब उनके सामने उनकी पोती का अपमान किया जा रहा था। उसे तरह तरह के नामों से पुकारा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, रिया का परिवार ये जताने की कोशिश कर रहा था कि उनकी बेटी ही इस घर की बहू बनने के योग्य है। दादी माँ का धैर्य अब जवाब देने लगा था। लेकिन जब रिया की माँ ने उनकी प्यारी पोती आर्या पर हाथ उठा दिया, तब उनका गुस्सा अपनी सीमा पार कर गया। आर्या कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो उनकी और उनके दिवंगत पति की आंखों का तारा थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसे हर तकलीफ से बचाने में लगा दी थी। फिर कोई बाहर वाला उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? दादी माँ अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बहू आर्या के साथ हमेशा बहुत सख्ती से पेश आती रही है। इसी वजह से वो हमेशा आर्या की ढाल बनकर खड़ी रहती थी। उन्हें उस तथाकथित गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल के बारे में भी बहुत देर से पता चला था। आज तक उन्हें इस बात का पछतावा था कि वो अपनी पोती को पहले नहीं बचा सकी। लेकिन जिस दिन सच्चाई सामने आई, उस दिन से उन्होंने और उनके पति ने मिलकर आर्या की हर कदम पर रक्षा की
और उसे आत्मनिर्भर बनने में पूरा साथ दिया। उम्र जरूर बढ़ चुकी थी, लेकिन दादी माँ का व्यक्तित्व आज भी बेहद प्रभावशाली था। सीधी कमर, तेज नजरें और ऐसा रौब कि सामने वाला बिना बोले ही शांत हो जाए। उन्होंने धीमी लेकिन बेहद कठोर आवाज में कहा, बस, बहुत हो गया। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। उन्होंने इशारे से पुराने वफादार मैनेजर को अपने पास बुलाया। मैनेजर झुककर उनके पास आया। दादी माँ ने उसके कान में कुछ कहा। अगले ही पल मैनेजर तेजी से रिया की मां के सामने पहुंचा। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ उनके एक गाल पर पड़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चटाक, दूसरा थप्पड़ दूसरे गाल पर पड़ा। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस घर का वर्षों पुराना वफादार मैनेजर किसी मेहमान पर हाथ उठा देगा। रिया की मां शर्म और गुस्से से कांपने लगी। रिया, उसके पिता और यहां तक कि आरव के माता पिता भी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दादी मां ने शांत स्वर में कहा, मुझे अपनी पोती पर पूरा भरोसा है। वो बिना वजह किसी पर आरोप नहीं लगाती। लेकिन अगर आप सबूत चाहते हैं तो सबूत भी मिल जाएगा। फिर उन्होंने प्यार से आर्या की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारे पास सबूत है ना? आर्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। फिर उसने मैनेजर की ओर देखा। मैनेजर तुरंत कमरे से बाहर गया और कुछ ही मिनटों बाद एक लैपटॉप और एक डिस्क लेकर लौट आया। वीडियो चलाया गया। शुरुआत में स्क्रीन पूरी तरह काली थी। कुछ ही क्षण बाद वीडियो में रिया एक जाने माने उद्योगपति परिवार के उत्तराधिकारी के साथ बेहद आपत्तिजनक और निजी स्थिति में दिखाई दी। कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। वीडियो में वो युवक मुस्कुराकर बोला, तुम सच में बहुत शरारती हो। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर युवक ने पूछा, आखिर तुम उस बीमार लड़के से रिश्ता कब खत्म करोगी? रिया ने बिना झिझक कहा, अभी नहीं। मेरे माता पिता को अभी भी चौधरी परिवार की जरूरत है। सबसे अच्छा यही होगा कि मैं उसी से शादी कर लूं। वैसे भी वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। जब तक उसकी मौत होगी तब तक मैं उसकी पत्नी बन चुकी होंगी। इसके बाद वीडियो में उनकी निजी बातचीत कुछ और देर तक चलती रही। फिर वीडियो अचानक समाप्त हो गया। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अब किसी को भी समझने में देर नहीं लगी। रिया जिस बीमार लड़के की बात कर रही थी वो और कोई नहीं, आरव था। वीडियो खत्म होते ही पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। दादी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनके सबसे प्यारे पोते के साथ इतना बड़ा धोखा, उसका अपमान और सिर्फ चौधरी परिवार की दौलत के लिए उससे शादी करने की साजिश, ये सब उनके लिए असहनीय था। आरव के माता पिता भी पूरी तरह टूट चुके थे। वे हमेशा रिया को अपनी बहू बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था। लेकिन आज उसी लड़की का असली चेहरा उनके सामने था। दूसरी ओर रिया के माता पिता अब भी इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। रिया की मां गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, नहीं, ये झूठ है। मैं इस वीडियो पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। उन्होंने गुस्से से आर्या की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारी चालाक बेटी ने मेरी बेटी को फंसाने के लिए ये सब बनाया है, क्योंकि उसे पता है कि वो मेरी बेटी की बराबरी कभी नहीं कर सकती। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। इस बार आरव की मां कुछ भी नहीं बोली। हर मां मुश्किल समय में अपने बच्चे का साथ देती है, लेकिन उनके मन में भी एक पल के लिए शक पैदा हो गया। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनका विश्वास पूरी तरह टूट चुका हो। उन्हें लगने लगा कि शायद आर्या ने सचमुच ये सब रिया को बदनाम करने के लिए किया हो। उनकी हालत देखकर आरव के पिता ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हो गया था कि आज का दिन इस परिवार के लिए सबसे कठिन दिनों में से एक बन चुका है। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैनेजर, इन्हें तुरंत मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए
और आज के बाद इस परिवार का कोई भी सदस्य इस हवेली में दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। आदेश मिलते ही मैनेजर 5 हट्टे-कट्टे सुरक्षा कर्मियों के साथ आगे बढ़ा। कुछ ही क्षणों में रिया और उसके माता-पिता को कमरे से बाहर ले जाया गया। हवेली में मौजूद बाकी मेहमानों को किसी तरह का हंगामा सुनाई न दे, इसलिए उन्हें पीछे वाले गुप्त रास्ते से बाहर निकाला गया। कुछ ही मिनटों बाद टी रूम में सिर्फ चौधरी परिवार रह गया। आरव की मां अब भी कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बुदबुदा रही थीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो रिया को अपनी बहू चुना था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुईं। उन्होंने आर्या की ओर देखते हुए कहा, हमें कैसे यकीन हो कि ये वीडियो असली है? अगर आर्या ने ही इसे बनवाया हो तो? वो हमेशा रिया से जलती रही है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चिताक एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर पड़ा। वो अपना संतुलन खो बैठी और सीधे फर्श पर गिर पड़ी। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। अभी कुछ ही क्षण पहले दादी मां अपनी बहू के सामने आकर खड़ी हो गई थी और उसी क्षण उन्होंने पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मार दिया था। आरव के पिता घबरा कर दौड़े। उन्होंने अपनी पत्नी को सहारा देकर उठाया। उनकी लाल आंखें देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने दुख भरी आवाज में कहा, मां, आपने इन्हें क्यों मारा? ये तो पहले ही इस खबर से पूरी तरह टूट चुकी हैं। दादी मां की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखते हुए कठोर स्वर में कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या आर्या सचमुच तुम्हारी बेटी है? अगर है तो उसके बारे में इतनी घटिया बातें तुम्हारी जुबान पर आई ही कैसे?